हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। कंपोजिशन ऑफ द इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंडिया जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट करती है, उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग एक ये क्वेश्चन है, एक टॉपिक है। ये IBO 3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है और आप इसकी मदद से ना बहुत से क्वेश्चन को अंदर सोल्व कर सकते हो आप, क्योंकि बेसिकली IBO 3 के अंदर आपका यही फॉरेन ट्रेड चलेगा पूरा का पूरा। और उसके अंदर ये पॉइंट्स ये आप सब पढ़ के जाओगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दे सकता है। हम इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या था इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पहले का। इन 1950 एक्सपोर्ट वाज लार्जली एग्रो बेस्ड। 1950 के करीब हमारा जो इंडिया के अंदर जो भी एक्सपोर्ट होता था, या मैं ये बोलूँगा हाँ एक्सपोर्ट ही होता था, वो सारा सारा एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आइटम्स आ गए, टेक्सटाइल्स आ गए, टी आ गया, जूट मैन्युफैक्चर आ गया, इस टाइप की चीज़ें आ गई। यही हमारा सारा टोटल मिलाकर 54% होता था। इसका मतलब आपका मेजोरिटी 50% से भी ज़्यादा चीज़ें आप सिर्फ़ और सिर्फ आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, ठीक है। इससे पता लगता था कि भैया इंडिया एक बेसिकली इनका इंडिया का जो बेस है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। फिर 1960 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज निकाली, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जोर दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जिसके कारण हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट करवाए मशीन्स हैवी, क्योंकि इंडिया के पास मशीन्स नहीं थी। ऑल्दो इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड था और लेबर ज़्यादा यूज़ होते थे, बेसिक टेक्निक्स ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ होता था सारा सारा गेम, तो मशीन का इतना काम नहीं था। लेकिन जब उनको पता लगा गवर्नमेंट को कि यार हमें डेवलप्ड होना है तो मशीन चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, तो उनके लिए उसने क्या करा, उन्होंने बूस्ट करने के लिए बाहर से मशीन्स मंगाई, रॉ मटेरियल्स मंगाया, जिससे कि जो हमारी आयरन एंड स्टील का जो शेयर था ना वो बढ़ गया। अब इसके अंदर सिर्फ यही नहीं कि मशीन मंगाई, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हो गए, मतलब अब कहने का मतलब ये है कि 1960 के अंदर आपकी मशीन की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंस समझी उस टाइम की, कि यार अगर हम मशीन्स लाते हैं अपने कंट्रीज़ के अंदर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जिससे डेवलपमेंट होगा। क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर सारा निर्भर होना ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद हर कंट्री यही चाहती है कि यार कम से कम वो इतनी सामर्थ्य तो हो उसमें कि वो खाने की चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर सके, वो किसी और से ना मांगे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें इनको देख के गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी। इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, नॉन मेटालिक मिनरल मंगाए, ठीक है। फिर केमिकल स्टार्टेड हुआ, केमिकल्स बनना स्टार्टेड हुए। इसका कहने का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ये सब चीज़ें स्टार्टेड हुई। फिर 1970 में गवर्नमेंट ने जाना कि भाई एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सिर्फ हमने ये चीज़ें तो मंगा ली, मशीन मशीन, अब हमारी खपत हमारे देश में नहीं हो पा रही, ये सरप्लस बचा है, उसका क्या करें, फेंक दें उसको? नहीं, उसको एक्सपोर्ट करना सीखना है। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने जब इसकी इंपॉर्टेंस समझी तो तीसरे नंबर पे रखा गया इसको। पहले पे क्या था, खाना, दूसरे पे डिफेंस, और तीसरे पे ये, मतलब खाना तो हमारी बेसिक नीड है, उसके बाद हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है, और तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करना है। अब ये समझ लो तीसरे नंबर पे जब एक्सपोर्ट रखा है तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ होगी एक्सपोर्ट की, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स थे उनका जो एक्सपोर्ट था ना वो डाउन होने लगा। एज कंपैरिजन पहले 54% था टोटल 100 में से, अब क्या पता 48 हुआ, 45 हुआ, 42% हुआ, मतलब कम हुआ, ठीक है। इसका मतलब कि और भी चीज़ें हम ऐड करने लगे एक्सपोर्ट के अंदर अपनी। अब हर चीज़ें स्टार्ट हुई, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, लेदर मैन्युफैक्चर्स हो गए, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, जैम्स, ज्वेलरीज, केमिकल्स एक्सेट्रा, सब एक्सपोर्ट होने स्टार्ट हुए। Exports of manufactured goods in total export went from 45% in 1960 to 61 to 70% in 2005 to 6। अब ये एक स्टैटिस्टिकल डाटा है, इसमें ये बोला कि मैन्युफैक्चर्ड गुड का जो एक्सपोर्ट था ना 1960 और 64 में, 60 से 61 में वो 45% था सिर्फ। लेकिन 2005 टू 2006 के अंदर यही डाटा बढ़कर 70% हो गया, मतलब कि राइज हुआ सिग्निफिकेंटली, ठीक है। द 90s विटनेस्ड अ न्यू एरा। 1990 में एक क्या चीज़ हुई आपको भी पता है सबको, कि LPG हमारी बहुत बुरी हालत हो गई इकोनॉमी की। वो एक थोड़ा सा वास्ट अलग टॉपिक है, और शायद से मैंने इसको समझा भी दिया पिछले टॉपिक्स में, ठीक है। अब देखोगे तो मिल जाएगा आपको। अब इसमें हुआ क्या, LPG पॉलिसी आई। अब LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके कारण
गवर्नमेंट ने बहुत सारी बाउंड्रीज़ को लिबरलाइज़ किया, मतलब कि पहले रुकावटें थी, हम बाहर से सामान, हमारी मतलब बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, सबको हटाया गया। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जब इतना करा तो कोई भी आके हमारे साथ हाँ, अपना सामान भेज सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, हम मतलब कि फ्री हो गया था, वो अपना सामान आप फ्रीली हमारे पास भेज सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करना था, बेसिकली उनका एम तो एक्सपोर्ट करना था। हर कंट्री ने अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज़ किया। गवर्नमेंट ने समझ गई कि ये सही टाइम है, हमें अपना कोई प्रोमोशनल मेजर्स बनाने चाहिए जो कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करें। अब वो कैसे बूस्ट होंगे? गवर्नमेंट ने हर चीज़ के लिए प्रोमोशनल मेजर्स बनाए। मैंने कहा एग्रीकल्चर के लिए एपेडा बनाया, बहुत सारी एजेंसीज बनाई। अपने ईपीजीसी हो गया, अपने ईपीसीजीसी, सॉरी ईपीसीजी, हाँ, गुड्स हो गए। फिर हमारे बहुत सारे थे, बीएचटीपी बनाया, सीजेड हुआ अपने, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई, वो एक बहुत सारी चीज़ें बनाई, ठीक है। अब इनसे क्या होता था, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट स्कीम्स थी। अब जो पर्सन इनके अंदर डील करता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो एपेडा ले लेता। जो मराइन प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता वो मैपेडा ले लेता। तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते थे, ये गवर्नमेंट ने प्रमोशनल मेजर थे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करता हूँ, देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे। हमें बात कर रहे हैं हम अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ये हमारा कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट की, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट के अंदर आप देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेन है, टेक्सटाइल फैब्रिक्स एंड मैन्युफैक्चर, लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चर, जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट एंड मेटल मैन्युफैक्चर्स एंड मिनरल्स एंड फ्यूल्स एंड लिब्रिकेंट्स। ये आप देखोगे, आप कहोगे यार ये तो थोड़ा सा टिपिकल डाटा है, ये मैंने बुक से ही लिया है सारा। जब मैं पढ़ता था, जब मैंने सारा बुक से बनाया हुआ है डाटा, ठीक है। जो मुझे मेन मेन लगा, जो चीज़ें लगी कि हाँ। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आप इतना परफेक्ट डाटा याद कर सकते हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं भी कर सकते तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास एक तरीका है, मैं वो भी बताऊंगा तरीका। पहले मैं आपको एक बार पूरा पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है इसमें, क्या है इसमें। यही है कि शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हुआ आफ्टर 1970 टू 71, ठीक है। इट वाज 31.7% एंड इन 2004 टू 5 इट वाज रिड्यूस टू 10.5%। आप इसको डाटा को पूरा एक बार रीड कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक शॉर्ट में करके बताता हूँ। देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या होते हैं। वेजिटेबल हो गया, अपना क्या कहते हैं, ऑयल मीट्स, ऑयल प्रोडक्ट्स हो गए, कॉटन हो गया, जो भी मतलब कि जूट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इस टाइप की चीज़ें होगी। अब इसमें ये सिंपल सी बात कह रहा है कि 1970 में भाई जितना परसेंट डाटा था हमारा इसका एक्सपोर्ट का, वो रिड्यूस होकर 10.5% हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो हमारे एक्सपोर्ट था वो थोड़ा कम हुआ एज कंपोजिशन ऑफ द होल, ठीक है। अब टेक्सटाइल फैब्रिक और मैन्युफैक्चर की बात करते हैं। अब ये डाटा इसमें ये लिखा हुआ है कि भैया 1970 में 9.5% था, 4% था, लेकिन 95 टू 96 तक होते होते 22.7% हो गया। इसका मतलब कि ये इंक्रीज़ हुआ। और कहा जाता है कि हमारा इस सेक्टर में लार्जेस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है टेक्सटाइल्स आज के टाइम पे। एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि हमने पहले फिर बताया कि मैन्युफैक्चर वो जैसे इंडस्ट्रीज आई तो सब कुछ डेवलप हुआ, चेंज हुआ, और इसमें कम भी हो गया हमारा। लेकिन टेक्सटाइल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारा इंक्रीज हुआ ओवर द टाइम, ठीक है। इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सॉरी लेबर इंटेंसिव फील्ड, सो इंडिया हैज़ एन कम्पिटेटिव एडवांटेज, रिक्वायर्स मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन। अब बात सुनो, फैब्रिक्स एंड मैन्युफैक्चर्स हमारा सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। लेकिन ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है जिसके कारण हमारा इंडिया इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है इस लेवल की। अगर इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी आ जाए, थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाए, मॉडर्नाइजेशन आ जाए, इनोवेशन आ जाए, तो इंडिया इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट दे सकता है, ठीक है। लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चर, शू ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 5.2 टू 8% इन 1991, ठीक है। सिंपल सी बात है, शूज़ भी इंक्रीज़ हुए, कोई थोड़ा परसेंट कम हुआ है, थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ये इंक्रीज़ हुआ शूज़ ड्यू टू दी ऑब्जेक्शन बाय द इंडस्ट्रीज। अब इसमें देखो क्या लिखा है, शूज़ पहले 5.2% थे 1970 में, और 1990 से 1991 तक आते आते ये 8% तक इंक्रीज़ हुआ। लेकिन उसके बाद इसका डिक्लाइन हो गया 2.9% समथिंग 2004 और 5 में। क्यों हुआ? क्योंकि होल वर्ल्ड ने ऑब्जेक्शन लगा दी कि जो इंडस्ट्री ड्यू टू द ऑब्जेक्शन बाय द इंडस्ट्रियल कंट्रीज एंड यूज़ ऑफ द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी।
लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चर, आपको पता ही लेदर की चीज़ें, उसमें क्या डाइंग होती है, सब चीज़ होती है। हमारी प्रोसेस लोगों ने मतलब कि एक न्यूज़ बना दी कि भाई हमारे इंडिया अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, ये गलत चीज़ मटेरियल से बनाते हैं, सब चीज़ें। तो एक इम्पैक्ट गलत पड़ा, उसके कारण हमारी डिक्लाइन हुई। ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरीज, शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 1970 to 71 इट वाज 2.9%, बट 2004 to 5 इट वाज 17.1%। मतलब कि ट्रेमेंडस चेंज आया इसके अंदर, ये इंक्रीज़ हुआ। अब केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स क्या है, मैंने ज़्यादातर दो ही डाटा लिए हैं, 1970 से 71 के बीच में एक साल का, 2004 से 5 एक साल फाइनेंशियल ईयर। अब फर्स्ट चीज़ में क्या हुआ, इट वाज 1.9% इन 1970 to 71, इन 2004 to 5 इट वाज 12.1%। मतलब कि इंक्रीज़ हुआ। मोस्टली हमारी चीज़ में आप देखोगे इंक्रीज़ हुआ, जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उसमें थोड़ा डिक्लाइन भी आया, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुआ, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट एंड मेटल मैन्युफैक्चर्स, shares of export 1972-71 it was 12.9%, and in 20 increased to 20.6% in 2004 to 5, ये भी इंक्रीज हुआ। अब इसमें आओगे मिनरल्स, फ्यूल्स एंड लिब्रिकेंट्स मिनरल्स, फ्यूल्स, ये सारी चीज़ आ गई, पेट्रोलियम जेली, इस टाइप की चीज़ें आ गई सारी इसके अंदर। इसके एक्सपोर्ट में क्या हुआ, 1972-71 में 0.8% ही था सिर्फ, बस 2004 से 5 में आते वक्त 8.6% हो गया इसका। अब इसमें क्या हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई। अब देखो, आपको भी जानते हो कि पेट्रोल हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गया, इसके अंदर से 4-4 5-5 प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के निकल जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं मिल्क, छाछ बन गई, दही बन गई, लस्सी बन गई, इस तरह की चीज़ें आ जाती है। ये 3-4 चीज़ें निकल जाती है, मक्खन निकल गया, घी निकल गया। अब वैसे ही पेट्रोल के अंदर से, क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकला, डीजल निकला, फिर उसका मिनरल्स अलग कर दिए, पेट्रोलियम जेली अलग कर दी, लुब्रिकेंट्स अलग बना दी, इस टाइप की चीज़ें बनी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल होती थी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। ठीक है। अब जिसको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी, अब एक ही चीज़ का अपने 5 चीज़ें बना दी, 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना दिए, तो सिंपल सी बात है, वो 5 प्रोडक्ट्स ज़्यादा इफिशिएंटली एक्टिव होंगे, आप उसको सेल कर सकते हो आराम से। तो यही होता था इसके अंदर। एक सिंपल क्रूड ऑयल का मिनरल बना लिया, फ्यूल्स बना दिया अपने, डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोल, डीजल्स, अब इन सबको एक्सपोर्ट करो। ठीक है, आपके पास सरप्लस है, तो ये सब चीज़ें हैं। कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट पैटर्न, अभी हमने एक्सपोर्ट की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्ट की। भैया पेट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, जो चीज़ें थी ना आपकी एक्सपोर्ट की, मोस्टली आपको लगेगा कि यार उसमें से चीज़ें अपने बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो इंपोर्ट नहीं करी। आपने क्या करा, आपने बेसिकली ये सारी चीज़ें करी जो मैंने ऊपर बताई आपको। ठीक है। अब इंपोर्ट की बात है, इंपोर्ट में क्या करा आपने, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, कैपिटल गुड्स हो गया, केमिकल्स एलिमेंट्स हो गए, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर हो गया। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हो गई। अब देखने की बात ये है, अब ये देखो, मैं इसमें आपको पढ़ के नहीं बता रहा क्योंकि ये पूरा एक रीडिंग होगी, एक तरीके से ये डाटा है। अब ये बात है कि अब हम इसको याद कैसे करें। ये डाटा जब फंसता है, अब इसमें बिल्कुल डाटा परफेक्ट लेके चलो तो अलग बात है, लेकिन हम एक तरीके से एक चीज़ और कर सकते हैं। आपको दो बेस ईयर ले लो, जैसे मैंने बोला 1970 to 71 एंड 2004 to 5। ठीक है। अब अब देखोगे ना, ये एक्सपोर्ट्स के कुछ और प्रोडक्ट्स भी थे और ये इम्पोर्ट्स के भी, देख लेना है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की बात करते हैं। अब देखो इसमें इसमें क्या हो सकता है, अब मैंने इसका एक छोटा सा डाटा बना लिया कि भाई मैंने दो ईयर लिए थे, फिर बता रहा हूँ, 1970 to 71, 2004 to 5। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पहले 31.7 थे, फिर कम होकर 10.5 हुए, तो मैंने एक डिक्रीमेंट का ले लिया निशान, मतलब कि ये डिक्रीज़ हुए। टेक्सटाइल का क्या हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ, ये डिक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ। तो एक एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, ये इंक्रीज़ हुए थे, ये डिक्रीज़ हुए थे। तो आप इसको ये भी लेके कर सकते हो कि आप पेपर में ये लिख के आ सकते हो, 1975-70 में इतना ट्रिमेंडस चेंज आया, जिससे कि डिक्लाइन आ गया, ट्रिमेंडस डिक्लाइन आ गया फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इससे पता लग जाएगा कि यार कमी आई। अगर आपके पास डाटा बिल्कुल परफेक्ट याद नहीं है, आप कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर, कि कौन कौन से प्रोडक्ट थे, कि फ्लावर्स था, कोई भी अलग अलग टाइप की चीज़, जूट हो गई अपनी, फ्रूट्स हो गए, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें, मराइन प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें आ गई। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो। तो ये आपका
आंसर को बूस्ट भी करेगा और आपको गलत भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर आप अपने तरफ से कोई भी डाटा लिखते हो, अगर बंदा सामने वाला ज़्यादा ही है हिसाब का, तो वो गलत कर सकता है नंबर, और नंबर भी काट सकता है। वो तो कोई इतना नंबर देखता नहीं होगा कि पॉइंट में 31.5, क्योंकि बुक में या अप्रोक्सीमेटली लिखे होते हैं, हर बुक में अलग अलग होता है सिस्टम, ठीक है। तो नंबर याद नहीं होते। अगर आप थोड़ा सा भी गेम खेलने जाते हो, आसपास का भी अप्रोक्सीमेशन करने जाते हो 30%, 31%, तो आराम से चल जाएगा काम, कोई परेशानी नहीं है। अब इंपोर्ट्स के अंदर भी मैंने सेम किया है, ये इंक्रीज़ है, ये डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, कि भाई पहले इतना था अब इतना हो गया, ये इंक्रीज़ हो गया। पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेंट्स के प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट मंगाना ज़्यादा कर दिया, हमने स्टार्ट इंपोर्ट इन ज़्यादा कर दिया इनको, ठीक है। हम पहले आयरन से जितना मंगाते थे उससे कम मंगा रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि हमारे खुद के और मिल गए इधर इंडिया के अंदर, तो हम बाहर से कम मंगा रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। और एक दो बार लिखोगे ना, तो मैं खुद कह रहा हूँ कहानी की तरह चलेगा पूरा, कुछ नहीं है, एक बार इस नोट्स को पूरा रीड कर लेना आराम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।